तो यहाँ हम केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 18 एलिमेंट्स को देख रहे हैं, जिसे नोबल गैसेस भी कहते हैं। ग्रुप 18 में हमें जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं दे ऑल एग्जिस्ट एज गैसेस, और वो सारे केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, और अगर कंपाउंड भी बनाते हैं तो वेरी फ्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। साथ में इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, और इनके जो मेंबर्स है वो ये है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सारे इनके मेंबर्स हैं। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये फर्स्ट पीरियड में लाई करता है पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड में लाई करते हैं, ये सेकेंड पीरियड में, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स पीरियड में लाई करते हैं। n इक्वल्स टू अगर देखूँ तो इनका n इक्वल्स टू 1 है। n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे समझते हैं, ये हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2 इतना में ही ख़त्म। तो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आउटर मोस्ट सेल है ना ये वाला, तो ये है 1, n इक्वल्स टू 1। अभी अगर ये नियॉन की बात करूँ तो इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनका एटॉमिक नंबर 10 है। इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूँगा, 1s2 1s2 2s2 2p6। अगर आर्गॉन का लिखूं तो नियॉन जैसे है वैसे ही लिख देता हूँ पूरा, और बाकी फिर 3s2 एंड 3p6 ये हमारे आर्गॉन का है। तो यहाँ पर हमारा आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, अगर ये वाला देखो, ये 2 जो है हमारा आउटर मोस्ट सेल है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 होता है। इनका आउटर मोस्ट सेल जो है n इक्वल्स टू 2 है। इनमें आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 3 है। तो ऐसे बाकियों का भी n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 ऐसे ही चलता है, 5 एंड 6। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि अगर हीलियम है तो इसमें सिर्फ एक सेल है, n इक्वल्स टू 1, सिर्फ एक सेल, हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें एक सेल है। अगर मैं नियॉन की बात करूँ तो n इक्वल्स टू 2, इनमें 2 सेल है, ये न्यूक्लियस है एक सेल और उसके बाद एक और सेल। ऐसे ही जैसे ऊपर से मैं नीचे आता हूँ नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होती जाती है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ भी देखिए पहले सिर्फ 1 सेल में 1s2 था, अब यहाँ पर सेकंड सेल भी आ गया, 2 सेल है, अब यहाँ पर 1 भी है और 2 भी है, और 2 में भी 2s2 2p6 है। ये वाले में जब मैं देख रहा हूँ तो इनमें 3 सेल आ गए हैं, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है और 3 नंबर सेल भी है। थर्ड नंबर सेल में 3s2 3p6 और इनमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे इनके जितने भी सेल्स और ऑर्बिटल्स हैं वो सारे कंप्लीट है, इसलिए ये सारे स्टेबल होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, वेरी फ्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, इन्हीं के लिए इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। अगर ऑकरेंस की बात करें तो हीलियम हमारा मेन कॉमर्शियल सोर्स हीलियम का है नेचुरल गैसेस। इसके अलावा हीलियम मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ऑरिजिन जैसे कि पिच ब्लेंड, मोनाजिट और कैलिविट में भी अवेलेबल रहते हैं। एटमॉस्फेरिक में भी हमारा हीलियम, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनमें भी हीलियम 1% बाई वॉल्यूम अवेलेबल है। हालांकि जितने भी नोबल गैसेज है ये सारे ही हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में। नियॉन की बात करें तो नियॉन भी मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ऑरिजिन में अवेलेबल रहेंगे, साथ में ही एटमॉस्फेयर में भी नियॉन मिलता है। आर्गॉन भी एटमॉस्फेयर में मिलता है अप्रॉक्स 1% बाई वॉल्यूम। वेयर एज फिर ये जेनॉन और रेडॉन ये रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 में सबसे कम और सबसे स्मॉल क्वांटिटी में रेयर एलिमेंट यही मिल रहा है। और यहाँ पर रेडॉन जो है ये इट इज़ ऑब्टेन एज डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडियम आरए ये है रेडियम। रेडियम जब डीके होता है मतलब जब ये टूट कर रेडॉन बनता है और हीलियम बनता है, तो उस तरीके से हमें ये रेडॉन अवेलेबल होता है या मिलता है, प्राप्त होता है। सबसे पहले रेडियम बना रहता है, रेडियम जब डीके होगा, रेडियो एक्टिव डीके, तो अब देखिए ये टूट कर ऐसा बन रहा है। इनका एटॉमिक नंबर जो पहले 88 था ये टूट कर 86 हो गया, और जैसे ही एटॉमिक नंबर 86 होता है इसे अब हम रेडॉन कहते हैं। तो रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके से भी हमें रेडॉन मिलता है और साथ में हीलियम मिलता है। तो ये रहा हमारा रेडॉन। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बातें कर रहे थे वहाँ उसको फिर से एक बार डिटेल में देखते हैं। तो इनके वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म है NH2NP6, वेयर N क्या है, N है हमारा आउटर मोस्ट सेल का नंबर। वही मैं कह रहा था कि हीलियम में n इक्वल्स टू 1 है, कि इसका आउटर मोस्ट सेल सिर्फ एक ही सेल है, वही है N 1 है। और हीलियम में नियॉन में आउटर मोस्ट सेल
का नंबर है 2, n इक्वल्स टू 2, मतलब इनमें 2 सेल होते हैं, एक सेल 1 होता है फिर सेल 2। अगर मैं इसे पूरे डिटेल में लिखूँ तो ये हीलियम लिखा है ना, इस हीलियम का जो भी है ये यहाँ लिखा जा सकता है, मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है 1s2 और 2s2 2p6। इसमें से वैलेंस सेल कौन सा है, ये हमारा वैलेंस सेल है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है। सेल कैसे समझते हैं, ये 2 जो है ना 2 3 जो आता है वो होता है सेल। ये s p ये सब है, ये सब सारे हैं ऑर्बिटल। और ये हमारा जो 2 और 6 ऐसे ऊपर लिखते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, कि उस ऑर्बिटल में या उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर अगर देखूँ तो इनका n इक्वल्स टू 3 होता है, मतलब कि इनका आउटर मोस्ट सेल है वो 3rd नंबर सेल है, मतलब 3rd नंबर आउटर मोस्ट है तो भीतर में और 2 सेल होंगे। तो नियॉन को अगर मैं डायरेक्ट कॉपी करूँ यहाँ पर इस जगह पे तो कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p6, इतना लिख सकता हूँ। साथ में ये वाला 3s2 एंड 3p6। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आर्गन में 3 सेल है, एक है ये सेल, एक है ये सेल सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। थर्ड सेल को ही हम कहते हैं वैलेंस सेल क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। ओके, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू इनका 3 है, यहाँ ये है n इक्वल्स टू 2 और ये है n इक्वल्स टू 1। तो 3 सेल यहाँ अवेलेबल है। ऐसे ये फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनका सेल एक ही होता है। जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या क्या अवेलेबल है, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक हीलियम अवेलेबल है, दोनों में ही एक एक सेल होते हैं। फिर सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में 2 सेल होते हैं, इसलिए n इक्वल्स टू 2 भी कहते हैं। ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ऐसे करके देखिए ये फोर्थ पीरियड में आउटर मोस्ट सेल हमारा 4s2 4p6 है। जस्ट यही फॉर्मेट में n का वैल्यू 1 2 3 4 करके ऐसे नीचे आ रहे हैं। हीलियम सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हीलियम ये p6 वाला ऑर्बिटल नहीं होता। हीलियम में जब सेल नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल में हमने देखा था ना 1s, उसके बाद नीचे लिखते थे 1 2s 2p, फिर उसके नीचे लिखते थे 3s 3p 3d। इसका क्या मतलब है कि 1 नंबर सेल में फर्स्ट सेल में p होता ही नहीं है, वैसे सेकेंड सेल में d होता ही नहीं है, थर्ड सेल में f होता ही नहीं है, फोर्थ सेल में ऐसे f आता है 4s 4p 4d एंड 4f। तो थर्ड सेल में f होता ही नहीं है, वैसे ही फर्स्ट सेल में p होता ही नहीं है। तो हीलियम हमारा फर्स्ट सेल में है, फर्स्ट पीरियड में है, तो इनमें 1s2 होता है, 1p बोलकर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा। हीलियम सिर्फ एक्सेप्शन है, उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सारे देखिए ये n 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 सब इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर भी 6s2 6p6, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ आई। और देख लेते हैं इन ऑल द एबव एलिमेंट्स द आउटर मोस्ट सेल दैट इज s एंड p ऑर्बिटल्स। आउटर मोस्ट सेल में क्या क्या है, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, ये 6s2 6p6, इसे हम एक सेल कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। सेल किससे डिनोट होता है, 6 से डिनोट होता है, ये 6 ये भी 6, तो ये एक सेल है, ठीक है। 6 नंबर सेल, 6 सेल नंबर 6। इस सेल नंबर 6 में 2 टाइप के ऑर्बिटल अभी हमें दिखाए जा रहे हैं, एक है s ऑर्बिटल, एक है p ऑर्बिटल। अब ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और इस p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 3। ये तो हमें पता है, s ऑर्बिटल ऐसा दिखता है एक छोटा सा 6s हो गया। और अगर वो p ऑर्बिटल में ड्रॉ करूँ तो उसकी इस p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, ओरिएंटेशंस, तो ऐसे 3p लिखते हैं। अब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पर भी s पे 2 इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, और यहाँ पर p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे भरेंगे, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एक करके पहले भरेंगे फिर दूसरा ऐसे। तो अब देखिए दोनों ही कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, किधर भी कुछ भी बाकी नहीं है, ज़्यादा नहीं है कम नहीं है। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, उसके बाद स्टेबल होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इसी के लिए तो ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स थे जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली जो थे वो सारे हाफ फील्ड थे, इसलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल थे। लेकिन अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड है, फुल्ली फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड भी कहते हैं, उसके बाद हाफ फील्ड, और उसके बाद बाकी है जो हाफ फील्ड से ज़्यादा हो या हाफ फील्ड से कम हो वो कम स्टेबल है। तो देखिए इन ऑल द अबव एलिमेंट्स द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल s and p ऑर्बिटल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड आर दस एक्स्ट्रा स्टेबल।
सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड फॉर्म्स वेरी फ्यू कंपाउंड, दस दे आर नोबल गैसेस। इतना समझ आया। हीलियम जो एक्सेप्शन है उसके बारे में कह रहे हैं कि हीलियम हैज़ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2, सिर्फ इसमें 1s2 है। ये फॉर्मेट जो था ना 1s2 NH2 NP6, ये हीलियम फॉलो नहीं करता क्योंकि उनके पास तो P है ही नहीं। तो हीलियम हैज़ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NH2 NP6। हाउएवर इट्स वैलेंस शेल ऑर्बिटल, इनका वैलेंस शेल ऑर्बिटल क्या है, यही है ना S, इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड एंड हेंस एक्स्ट्रा स्टेबल। हालांकि इनके पास P नहीं है, लेकिन इनके पास जो है वो वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो P और S ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम, और इनमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, और यही कारण है कि इसे हम नोबल गैसेस के फैमिली में ही रखते हैं। हालांकि ये ना ही P ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि हमारा P ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, हम जो P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो P ऑर्बिटल में एंटर करेगा। हालांकि यहाँ पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन तो P ऑर्बिटल में एंटर कर भी नहीं रहा क्योंकि P ऑर्बिटल है ही नहीं, तो भी हम हीलियम को P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर काउंट करते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर्टी P ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा मिलता है, ना कि S ब्लॉक एलिमेंट से। तो ये एक्सेप्शन है हीलियम के लिए। अब ट्रेंड्स की बात करें तो जनरल ट्रेंड्स हमने अभी तक ग्रुप 15, 16, 17 में जो पढ़ा था, सेम ट्रेंड यहाँ भी है कि हमारे नोबल गैसेस के एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आ रहे हैं रेडियस इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का कारण भी आपको पता है कि इसमें तो मैंने जैसे कहा n=1 है, एक ही सेल है, इसमें n=2 2 सेल है, इनमें 3 है, इनमें 4 सेल है, इनमें 5 सेल है, और इनमें 6 सेल है। तो जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है कि हमारे एटॉम का रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो यही लिखा है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूँ एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो सेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ में हमारा एटॉम का रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज एंड द नंबर ऑफ वैलेंस सेल, जिसे n कहते हैं, ऑल्सो इंक्रीजेज, दस एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो होगा कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊँगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, जब हम हमारा ऊपर है तो उनके एटम के साइज़ छोटे हैं, ये है एटम, ये है एटम, और जब जैसे मैं नीचे आ गया तो एटम के साइज़ बड़े हो गए ऐसे। अब बड़े एटम के ये सरफेस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन है, सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ सरफेस एरिया बहुत छोटा छोटा मिल रहा है तो कम अट्रैक्शन है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन है तो इसे अलग करके एक दूसरे से बॉयल करना या इसे अलग करके मेल्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जहाँ पे अट्रैक्शन कम है वो इजी है, इसलिए हमारे ऊपर वाले एलिमेंट जिनका साइज छोटा होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम देखा गया है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा देखा गया है। हालांकि नोबल गैसेस में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल बाकी जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं ग्रुप 18 की बात करूँ, अगर 17 से कंपेयर करूँ या 16 से कंपेयर करूँ या 15 से कंपेयर करूँ, तो देखा जाएगा कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि ट्रेंड यही है कि ऊपर से नीचे आऊँगा तो बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ भी बढ़ रहा है देख सकते हैं। लेकिन मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली, ये वैल्यूज़ जो है ग्रुप 18 के जो वैल्यूज़ है ये वाले, ये ग्रुप 17 या 16 या 15 से कंपेयर किए तो कंपेटिवली बहुत 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 कम है, बहुत छोटा है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना कम क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन है बहुत जेन्युइन, और इसका यही आंसर है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये कॉम्बाइन नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, वैसे हीलियम क्या He2 के फॉर्म में रहता है, नहीं, ये सारे एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। मतलब हीलियम ऐसा ही मिलेगा एक एटॉम, वो कभी 2 हीलियम एटॉम कॉम्बाइन होकर कुछ बन गए ऐसा नहीं है। हमें He2 ऐसे करके कुछ नहीं मिलता, नियॉन Ne2 ऐसे करके कुछ नहीं मिलता, ये कॉम्बाइन नहीं करते, ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं। हमें सिर्फ हीलियम ऐसा मिलेगा या नियॉन ऐसे मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। तो ये जब कॉम्बाइन ही नहीं करते एक दूसरे के संग, ये खुद में बहुत स्टेबल है, ये खुद में ही बहुत स्टेबल है, तो ये एक दूसरे के संग क्यों ही ऐसे अट्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि नहीं बनाते। ये इंडिविजुअल है तो ये ऑलरेडी ब्रोकन ही है, इनमें बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड नहीं है तो बहुत कम हीट पे ही ये मेल्ट कर सकते हैं, बहुत कम हीट पे ये बॉयल कर सकते हैं। तो यही रीज़न यहाँ पर भी लिखा है
देखिए कि noble gases have very low melting point and boiling point. This is because they exist as monoatomic species and have no interatomic force of attraction except weak dispersion force. तो यहाँ पर वो वैंडर वन फोर्स, ये जो फोर्स होते थे वो फोर्सेज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वेरी वीक डिस्पर्सन फोर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब मोनो एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। और वो क्यों मोनो एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं? क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, उनको कॉम्बाइन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो इस मामले में ऐसे ही ये ऊपर से नीचे आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बढ़ेगा। और ये जो ग्रुप 18 है इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बाकी ग्रुप से सबसे कम है। तो उस हिसाब से अगर दोनों को कॉम्बाइन करें तो हमें ये समझ आएगा कि हीलियम ऐसा एक एलिमेंट बनेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा। तो देखिए हीलियम हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ 4.2 केल्विन एवर नोन फॉर एनी सब्सटेंस। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी सब्सटेंस का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर जाना जाए तो वो सिर्फ हीलियम का ही है। और कितना है? 4.2 केल्विन। आप समझ सकते हैं कि 0 केल्विन जो होता है वो एक्चुअली -273 डिग्री होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। और ये प्राय इसे हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। और ये टेम्परेचर अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, इतना लो टेम्परेचर हम कभी अचीव नहीं कर सकते। तो आप देखिए हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना करीब है इसके जीरो के, 4.2 केल्विन, तो जीरो से बहुत नज़दीक है हमारा, ये जीरो से बहुत नज़दीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, जो हमें कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट्स के हम जो जानते हैं ये सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो शायद पॉसिबल ही नहीं है निकालना, क्योंकि ये बॉयल करने का क्या मतलब है कि ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे तब तो मैं इसे बॉयल करके गैसियस फॉर्म में बनाऊंगा। तो ये 4.2 केल्विन में ही गैस बन जाते हैं, ठीक है। उससे नीचे रहेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो फिर और कितना ही मुझे नीचे करना पड़ेगा कि वो लिक्विड से फिर सॉलिड में जाए, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए ये वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। और देखते हैं, हीलियम हैज़ अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल्स लाइक रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। अब हीलियम को अगर रबर, ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर में रखे तो इनका अनयूजुअल प्रॉपर्टी है कि उनसे डिफ्यूज़ कर जाते हैं, मतलब उनके थ्रू होकर बाहर आ जाएंगे। अगर मैं एक रबर के कंटेनर में हीलियम का रखूँ तो बंद करके, तो इनसे वो निकल कर बाहर आ जाएंगे, इनके बॉडी से डिफ्यूज़ होकर। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो एटम के साइज़ है वो इतना छोटा है। हीलियम है ही क्या, इसमें 1s है, एक ही ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो मॉलिक्यूल, वो एटम फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, वो तो कॉम्बाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल भी नहीं बनते, छोटे छोटे एटम के फॉर्म में ही अवेलेबल रहते हैं। तो इतने छोटे छोटे एटम को ये ग्लास कंटेनर या रबर कंटेनर में बनाऊं तो अगर माइक्रोस्कोप से रबर को देखूंगा तो क्या ये बिल्कुल सील है? ऐसा तो नहीं है। रबर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच भी थोड़ा थोड़ा गैप होगा। तो इस गैप से भी अगर वो हीलियम निकल कर बाहर आ जाए तो फिर हीलियम को कौन ही रोक सकता है हमारे कंटेनर के अंदर। तो इसलिए रबर हो, ग्लास हो या प्लास्टिक हो, किसी भी कंटेनर में मैं हीलियम को ज़्यादा देर रखूँगा तो वो उसके बॉडी से डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है। इस कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होंगे, उस गैप के थ्रू ये होकर बाहर आ सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि हीलियम का अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है डिफ्यूजिंग का। ओके, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो एक एटम से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा वही होता है इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप खुद देखिए कि अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो हीलियम का ये न्यूक्लियस है और ये हीलियम का आउटर मोस्ट सेल है, एक ही सेल है, यही आउटर मोस्ट है, यही फर्स्ट सेल है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालने, ये सबसे पहले स्टेबल है, ये क्या कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई लेना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना हो तो मुझे काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। एज वेल एज ये न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस को मैं रेड कर देता हूँ, तो ये न्यूक्लियस से ये जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी नज़दीक है, देयरफॉर मुझे अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा इनके बीच। तो इसे निकालने के लिए मुझे काफ़ी एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ। वेयर एज अगर मैं रेडॉन की बात करूँ तो रेडॉन का मान लेता हूँ ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये बहुत सारे सेल है। रेडॉन में तो 6 सेल होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो ऐसे 6 सेल है। अब ये 6 नंबर सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है उनमें इलेक्ट्रॉन है, उसे ही तो मुझे निकालना है, उसे ही तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो अब देखिए ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होगा, देयरफॉर मैं थोड़ा कम एनर्जी खर्च करके इसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो यही आप देखिएगा कि जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे एटम का साइज बड़ा होते जा रहा है, ये देखिए ये आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 2372 है और नीचे आता जा रहा हूँ तो 1037। तो ऊपर से नीचे जैसे मैं आ रहा हूँ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये ट्रेंड सिमिलर है जैसा हमने ग्रुप 15 में पढ़ा था, 16 में पढ़ा था, 17 में पढ़ा था, सेम 18 में भी है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। लेकिन जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा हूँ कि कंपेयर अगर ग्रुप 18 के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को ग्रुप 17 या 16 या 15 से कंपेयर किया जाए तो देख रहे हैं कि बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है। वैसे ही अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी कंपेयर किया जाए ग्रुप 17 से या 16 से या 15 से, तो ये हम देखेंगे कि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है इसे बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को, चाहे ये हीलियम हो चाहे ये नियॉन हो, कंपेयर टू देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स इन दी अदर ग्रुप। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, ये नोबल गैसेस है, इनको रिएक्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देने की कोई टेंडेंसी है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी है। ये हाईली स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इस जितने इलेक्ट्रॉन्स उनके एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में चाहिए था वो पूरे के पूरे अवेलेबल है। क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बहुत लो है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसे बाहर निकालने के लिए। एक बार लिटरेचर देख लेते हैं। तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस एक्सिबिट्स वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, यही बातें यहाँ पर कही गई है। और देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसा हमने पढ़ा अभी, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? दिस इज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, एंड देयरफॉर कैन बी रिमूव्ड ईजिली फ्रॉम द एटम रिक्वायरिंग लेस एनर्जी, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लेस है एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब देखते हैं नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या, अगर एक रिवीजन शॉर्ट कर ले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब वो एनर्जी जिसे देकर मैं एक एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दूंगा। न्यूक्लियर आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, मैं एटॉम से एक न्यूक्लियस को निकाल रहा था, एटॉम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था। कहाँ से निकाल रहा था? आउटर मोस्ट सेल से निकाल रहा था। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एटॉम में इलेक्ट्रॉन को डाल रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल में मुझे डालना है। तो इन जनरल हम ये देखते थे कि अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, एज्यूम कर लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस को रेट कर देता हूँ। तो मुझे अगर ये इनके बीच में अट्रैक्शन है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देना होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है, इसे ही हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते थे, जितना एनर्जी मुझे खर्च करना होगा और वो पॉजिटिव वैल्यू में आता था। ठीक है, वेयर एज मुझे जब इलेक्ट्रॉन देना होता था तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से मुझे और एक इलेक्ट्रॉन देना है मान लेता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो इनमें ये तो बॉन्ड यहाँ बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसके बीच में बॉन्ड हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो ये हम जानते हैं जब भी हमें बॉन्ड तोड़ना है तो फोर्स लगाकर बाहर से, एनर्जी लगाकर बाहर से हमें बॉन्ड तोड़ना है, इसलिए इसे पॉजिटिव कहते हैं। जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसे पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये खुद अट्रैक्ट कर लेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लाऊंगा ये न्यूक्लियस खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इसमें ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन नहीं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब हमें एनर्जी रिलीज़ करके देगा। यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन इनसे छीनना पड़ रहा है, इसलिए मैं एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना एनर्जी लगा रहा हूँ इनसे निकालने के लिए। और जब इसे इलेक्ट्रॉन मैं खुद जाकर दे दूँ तो ये अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन अपने पास और हमें बदले में एनर्जी रिलीज़ करके देगा।
यही कारण था कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन जनरल हमने ग्रुप 15, 16, 17 में जो पढ़ा वो सारे नेगेटिव थे। यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ये अपने में ही खुश है, इनके जितने इलेक्ट्रॉन ज़रूरत थे वो सब अवेलेबल है। अब मैं अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो वो देना नहीं चाहेंगे, इसलिए मुझे अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा अपने तरफ से, पॉजिटिव एनर्जी, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब देना होगा इसके भीतर तो भी ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, उस वक्त भी मुझे अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा और जोर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। यही कारण है कि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। वेयर एज हमारे ग्रुप 15, 16, 17 में हमने जब पढ़ा तो हमारा सिर्फ आयनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव था एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव था, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैं उसके नज़दीक लाता हूँ वो खुद अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को और मुझे बदले में एनर्जी रिलीज़ करके देता था, तो वो रिलीज एनर्जी को नेगेटिव कहते थे। जब मुझे एनर्जी मिल रहा है तो नेगेटिव, मैं जब एनर्जी खर्च कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों ही केस में मुझे एनर्जी खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो दोनों ही केस में पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी वैल्यूज लिखे हैं सारे पॉजिटिव है, किधर भी नेगेटिव नहीं है। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। एनर्जी रिलीज्ड तो नेगेटिव, कौन रिलीज करेगा, अगर ये एटम एनर्जी रिलीज करे तो नेगेटिव, या अगर एनर्जी एब्जॉर्ब तो पॉजिटिव। व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, तो जब भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो नेगेटिव बन जाएंगे, ऑब्वियसली बनते वक्त अगर वो एनर्जी रिलीज करे तो नेगेटिव इंथैल्पी होगा, नेगेटिव वैल्यू, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करे तो पॉजिटिव। यहाँ पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मुझे डालना पड़ेगा अपने पास से एनर्जी, तब जाकर वो एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। बाकी ग्रुप 15, 16, 17 में मुझे एनर्जी नहीं डालना पड़ता था, वो खुद इसे अट्रैक्ट कर लेते थे और बदले में एनर्जी रिलीज करते थे, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू के होते थे। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, therefore they have large positive values of electron gain enthalpy। ओके, इतना बात हमें समझ आ गया है, वेरी गुड। अगर मेटलिक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कि बाकियों में हमने देखा था 15, 16, 17 में कि एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों होता है? मेटलिक कैरेक्टर है क्या, तो मेटल्स क्या होते हैं, दे कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम कैटायन। जैसे कि मेटल्स अगर मैं कहूँ तो आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए, जैसे सोडियम, ये अक्सर क्या होता है Na+ के फॉर्म में मिलता है, मतलब कि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए और खुद क्या बन गए, कैटायन। तो मेटल्स का यही नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, लूजेज इलेक्ट्रॉन, ईजिली लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं ऊपर से अगर नीचे आऊँ तो इनका तो न्यूक्लियस यहाँ और एक ही सेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेंगे? बहुत नज़दीक है, तो इनका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा है, ये नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं रेडॉन में आ जाऊँ तो रेडॉन में ये है इनका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल काफ़ी दूर बड़े में यहाँ पर है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब अट्रैक्शन देखूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन का, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर लूज़ होने की टेंडेंसी कंपेयर टू इससे तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इनका मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यही बातें हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखिए मेटल्स क्या है, दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम कैटायन। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन गोज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, हेंस टेंडेंसी ऑफ द एटॉम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ओके, एज अ रिजल्ट मेटलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओके, तो हमने अभी सारे ट्रेंड पढ़ लिए, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले देखेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नोबल गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यही है कि ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, इनमें कोई स्मेल भी नहीं है, कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बहुत ही कम सॉल्युबल है वाटर में, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वाटर में डिजॉल्व होते हैं। और ये सारे मोनो एटॉमिक स्पीसीज़ है, मतलब कि जैसे हमने कहा हीलियम सिर्फ ऐसे मिलता है, ऑक्सीजन तो ऐसे मिलता है डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन ऐसे मिलता है, नाइट्रोजन ऐसे मिलता है, लेकिन हीलियम सिर्फ एक एटम ऐसे ही अवेलेबल है, नियॉन ऐसे एक एटम में अवेलेबल है, आर्गॉन ऐसे एक एटम में अवेलेबल है। तो ये सब मोनो एटॉमिक स्पीसीज़ है क्योंकि ये अपने ही के साथ कंबाइन नहीं करते। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के संग मिलेगा तब तो O2 बनेंगे, यहाँ हीलियम हीलियम के साथ ही नहीं मिलते,
ये सारे मोनो एटॉमिक है, इसलिए इनका मोनो एटॉमिक होने के कारण क्या था, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी बहुत लो होता है। तो ये भी एक रिवीजन हमने कर लिया यहाँ पर। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग, मतलब हमारा नोबल गैस जो इनर्ट है, किसी के संग रिएक्ट नहीं करता, इनका मेन कारण क्या है, नीचे लिखे गए हैं। सबसे पहले, द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम हैव कम्प्लीटली फिल्ड NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस सेल। तो इनका जो वैलेंस सेल है कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। ओके, और दे हैव हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी भी हाई है, मतलब कोई अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाएगा। ओके, एंड मोर पॉजिटिव गेन इंथैल्पी, मतलब कोई अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालना चाहे तो भी नहीं डाल पाएगा इजीली। ठीक है ना, दोनों ही हाई है इनका और पॉजिटिव है। ये दो कारण है कि ये हमारे नोबल गैस इनर्ट होते हैं। और क्या कहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी आइडेंटिकल टू दैट ऑफ जेनॉन। तो हमारे ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब कि ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन है, इसे मुझे बाहर निकालना है। जेनॉन का ये न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये मैं जो बनाया हूँ ये आउटर मोस्ट सेल, इसके इलेक्ट्रॉन है, इससे मुझे ये बाहर निकालना है। तो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन के केस में और ये जेनॉन के केस में, ऑक्सीजन के केस में मुझे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा वो है 1175 किलो जूल पर मोल। जेनॉन के केस में मुझे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो है 1170 किलो जूल पर मोल। ये दोनों बहुत आइडेंटिकल है, सिमिलर है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड करके ये कहा जाता है कि हालांकि नोबल गैस इनर्ट है लेकिन इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत सिमिलर है जेनॉन और ऑक्सीजन का। तो ये जेनॉन और ऑक्सीजन आपस में कुछ रिएक्शन या इनका कोई कंपाउंड बनना पॉसिबल है। जेनॉन और ऑक्सीजन मिलकर कोई कंपाउंड बना सकते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन निकालने में और इनके इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो सिमिलर है। तो इसी बेसिस पर हम थोड़े दूसरे कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो जेनॉन और ऑक्सीजन के को मिलाकर बन रहा है। तो उससे भी पहले हम देखेंगे जेनॉन और फ्लोरीन, ये दोनों के कंपाउंड्स। तो इन यहाँ पर हम और ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स में जब कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो सिर्फ दो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एक जेनॉन और फ्लोरीन का कंपाउंड पढ़ेंगे और एक जेनॉन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड पढ़ेंगे। ये दो कंपाउंड पढ़ेंगे। हमने पहले ही कहा था कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा कोई कंपाउंड बनाते नहीं हैं, बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो बस यही दो कंपाउंड है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले, पहले जेनॉन फ्लोरीन के कंपाउंड और फिर जेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहला जेनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड कैसे है। जस्ट 3 बाइनरी फ्लोराइड्स मुझे मिलेंगे। बाइनरी मतलब दो कंपाउंड मिलकर, दो एलिमेंट्स मिलकर बना है, जेनॉन और फ्लोरीन, जेनॉन फ्लोरीन, जेनॉन फ्लोरीन। पहला है XeF2, इसे कहते हैं जेनॉन डाई फ्लोराइड। ये है जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, 4 फ्लोराइड है तो टेट्रा फ्लोराइड। और ये है जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड। ये सारे ही जस्ट कॉम्बाइन करने से मिलते हैं। फ्लोरीन और जेनॉन दोनों को कॉम्बाइन किया गया। देखिए यहाँ जेनॉन गैस है, साथ में फ्लोरीन गैस, दोनों को कॉम्बाइन किया गया एट कंडीशंस अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 673 केल्विन एंड 1 बार। इस कंडीशन में अगर ये एक्सेस अमाउंट ऑफ जेनॉन हमारा रहेगा, अगर इनको कॉम्बाइन किया जाए तो हमें XeF2 मिल रहा है और ये सॉलिड है। ओके, ये गैस था, ये गैस था, दोनों कॉम्बाइन करके ये हमें जो मिला ये सॉलिड है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेनॉन डाई फ्लोराइड। जस्ट इजी है, ये जेनॉन है और ये फ्लोरीन है तो फ्लोराइड कहेंगे, डाई फ्लोराइड। ये 4 है तो टेट्रा फ्लोराइड, ये 6 है तो हेक्सा फ्लोराइड। इनका नाम है जेनॉन डाई फ्लोराइड। ओके, ये जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, ये जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड। कंडीशंस क्या है यहाँ पर? ये एक्सेस और ये इनका कंडीशन 673 केल्विन एंड 1 बार। अभी अगर जेनॉन को 1:5 रेशियो में लिया जाए, 1:5 रेशियो में, और कंडीशन रखा जाए 873 केल्विन साथ में 7 बार प्रेशर, तो हमें
जेनॉन जेनॉन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। फिर अगर जेनॉन को 1:20 में लिया जाए रेशियो में और साथ में 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 70 बार प्रेशर, तो अब देखिए अलग अलग कंडीशन टेम्परेचर में और प्रेशर में हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है जेनॉन का। एक टाइम हमें मिल रहा है जेनॉन डाइफ्लोराइड, फिर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और फिर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये सारे ही सॉलिड्स है। जेनॉन सब लिक्विड गैस है और फ्लोरीन भी सब गैस है। तो इस तरीके से हमें जेनॉन फ्लोराइड के जो कंपाउंड्स है, तीन ही कंपाउंड्स है जेनॉन फ्लोराइड के, एक है XeF2, दूसरा है XeF4 और तीसरा है XeF6। ये तीन कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि ये जो XeF6 है, सॉरी X नहीं होगा, Xe होगा, XeF6 है, ये इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ XeF4 एंड O2F2। इन दोनों को मिलाकर भी हमें XeF6 मिल सकता है। कैसे दिखा रहे, XeF4 प्लस O2F2 कॉम्बाइन करके XeF6 प्लस O2। तो ये हमारा F2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, इनके संग मिल जाएंगे, और ये O2 अलग। तो इस तरीके से हमें XeF6 दो तरीके से कम बन सकता है। एक जस्ट ऐसे 1:20 में मैंने जेनॉन लिया और फ्लोरीन लिया एट 573 केल्विन एंड 70 बार, तो मुझे मिल रहा है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, और यहाँ पर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसे कहते हैं डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को अगर कॉम्बाइन करें तो हमें जेनॉन हेक्साफ्लोराइड और ऑक्सीजन मिल रहा है। इनका नाम मैं लिख देता हूँ, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ओके, ये हुआ। और क्या कह रहे हैं कि ये तीनों ही जो कंपाउंड हमें मिलता है जेनॉन और फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन पे, ये जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तीनों ही सॉलिड में है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा था ना, ये SSS, ये तीनों ही सॉलिड है। कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सब्लिम एट 298 केल्विन, मतलब हमारे रूम टेम्परेचर में सब वेपर बन जाते हैं। ओके, सब्लिमेशन इनमें देखा जाता है। दे आर पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट है मतलब क्या, दूसरों को फ्लोरीन ऐड कर देंगे दूसरे में। अगर मैं इसके साथ किसी को कॉम्बाइन करूँगा तो उसमें फ्लोरीन ऐड कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब फ्लोरीन ऐड कर देंगे। अब अगर हाइड्रोलिसिस देखा जाए तो दे हाइड्रोलाइज इवन बाई ट्रेस ऑफ वाटर। अगर वाटर के संग इन कंपाउंड्स को मैं मिक्स करूँ, किन कंपाउंड्स को, ये वाले, ये HeF2 या HeF4 या H क्यों कह रहा हूँ, XeF2, XeF4 या XeF6 अगर कंबाइन किया जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अब हम उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे कि वाटर के संग अगर मैं ये XeF2 को कंबाइन करूँ तो हमें मिल रहा है जेनॉन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF एसिड। ये तीन चीज़ें हमें मिल रही है। तो ये हाइड्रोलिसिस हमने इसका पढ़ा है अभी तक, इनका पढ़ा है। इसके बाद इनका भी और इनका भी, सबके हाइड्रोलिसिस को पहले एक साथ हम देख लेते हैं, फिर हम इनके शेप में आएंगे। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस में कुछ देखने और समझने वाली बातें हैं। यहाँ पर एक पेज में ऐसा करते हैं कि हाइड्रोलिसिस के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, एक है XeF2, दूसरा है XeF4 और तीसरा है XeF6। ये हाइड्रोलिसिस सिर्फ एक तरीके से होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर लिख देता हूँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इनका होता है। इनका हाइड्रोलिसिस दो तरीके से हो सकता है, एक है कंप्लीट और एक है पार्शियल। कंप्लीट और एक है पार्शियल। इनके भी हाइड्रोलिसिस दो तरीके से हो सकते हैं, एक है कंप्लीट और दूसरा है पार्शियल। ओके, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का ये मतलब है कि फ्लोरीन और जेनॉन, इनके बीच में अब कोई
कनेक्शन रहेगा ही नहीं, फ्लोरीन बिल्कुल अलग, जेनॉन बिल्कुल अलग। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी यही होगा कि ये फ्लोरीन और जेनॉन का अब कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी इनमें कंपाउंड एक साथ नहीं बन रहा है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, इनका पूरा बॉन्ड टूट चुका है। फ्लोरीन अलग चला जाएगा, जेनॉन अलग चला जाएगा। तो इस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो तो हमें मिल रहा है जेनॉन, फिर हमें मिल रहा है ऑक्सीजन, और फिर हमें मिल रहा है HF। ये तीन चीज़, ये गैस है, ये गैस है, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमें मिल रहा है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो हमें मिलेंगे जेनॉन, फिर हमें मिलेगा ऑक्सीजन, फिर हमें मिलेगा HF। ये तीन चीज़ जो यहाँ मिल रहे थे वो साथ में एक नया कंपाउंड है XeO3। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैंने क्या कहा था, अब X और F के बीच में कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, ये XE और F के साथ कोई कंपाउंड नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए X, कहीं भी X और F के साथ कोई कंपाउंड है नहीं है, यहाँ पर X के साथ ऑक्सीजन एक कंपाउंड है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें मिला, बाकी सारे तो सेम थे। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जेनॉन ट्राई ऑक्साइड, जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। ये एक्सप्लोसिव जैसा काम भी करता है, ये सॉलिड है नेचर में। यहाँ मिला, इनका अगर पार्शियल कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके देखें तो इनमें हमें क्या मिलेगा, इनमें हमें मिलेगा सिर्फ HF मिलेगा और साथ में जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है ना, ये हमारा हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अगर मैं आऊँ तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस इनका करके हमें मिलेगा एक HF तो मिलेगा ही, HF, और साथ में मिल रहा है XeOF2। देखिए क्या, क्यों इसे पार्शियल कह रहे हैं, यहाँ जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में क्या अभी भी लिंक है, हाँ, जेनॉन और फ्लोरीन अभी भी कॉम्बाइन है एक दूसरे के साथ, और ऑक्सीजन भी है। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है। जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो जेनॉन और फ्लोरीन दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जेनॉन फ्लोरीन में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जेनॉन और फ्लोरीन अभी भी लिंक्ड है। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। इनका हो गया। इनके पार्शियल हाइड्रोलिसिस दो तरीके से हो सकते हैं। इनमें क्या क्या कंपाउंड मिलेगा हमें, यहाँ पर HF तो मिलेगा ही, साथ में हमें मिलेगा XeOF4 और XeO2F2, ये दो कंपाउंड मिलेंगे। यहाँ भी देखिए जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में अभी भी बॉन्ड है, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है। इस टेबल जैसे अगर चीज़ को आप याद रख सकते हैं तो आपको पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कोई इशू नहीं रहेगा। हमारा ये जो XeF2 है ये सिर्फ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, जहाँ पे हमें जेनॉन, ऑक्सीजन और HF मिलता है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड एक्वा सॉल्यूशन में। यहाँ अगर इनका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पर हमें जेनॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और XeO3 जिसे हम जेनॉन ट्राईऑक्साइड कहते हैं वो मिलता है। यहाँ भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमें जेनॉन ट्राईऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में मिलता है। ओके, पार्शियल अगर हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और साथ में जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, इनका नाम है जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये हमें मिल रहा है। ओके, या यहाँ पर अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो यहाँ हमें एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड मिल रहा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और साथ में जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये 4 है ना, तो टेट्राफ्लोराइड, और इनका नाम है जेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और एक बात देखेंगे कि ये जो रिएक्शन होगा ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होगा। उसके बाद ये जो रिएक्शन हो रहा है ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। ओके, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं होगा।
उसके बाद ये जो पार्शियल है, पार्शियल में कोई भी रेडॉक्स नहीं होता, ये भी नॉन रेडॉक्स है और ये दोनों भी नॉन रेडॉक्स है, नॉन रेडॉक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो रेडॉक्स सिर्फ दो ही जगह आपको मिल रहा है, बाकी सब नॉन रेडॉक्स है। एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ XeF2 और दूसरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ XeF4। इन दोनों में हमें रेडॉक्स मिल रहा है, बाकी तीनों में हमें नॉन रेडॉक्स मिल रहा है। ये भी नॉन रेडॉक्स, ये भी नॉन रेडॉक्स और ये भी हमारा नॉन रेडॉक्स है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो रिएक्शन है, मतलब दो यहाँ पर इक्वेशन बनेंगे। एक ये कंपाउंड बनेगा जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और एक बनेंगे जेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। तो इस टेबल को हमने देख लिया। अब यही बातें हम यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखेंगे। पहले ये वाला यहाँ पर जो था ये देखते हैं कि इनका अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हमें जेनॉन, ऑक्सीजन और HF मिलता है। देखिए XeF2 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने पर हमें जेनॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिल रहा है। इसे बैलेंस कर लेंगे। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, यहाँ लिखा है ना कि हाँ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही देखने को मिलेगा। हमारा जो जेनॉन था पहले क्या था, देखिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वाटर में -2 है। रिएक्शन होने के बाद जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, क्योंकि ये इस फॉर्म में अवेलेबल Xe, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो हमारे इसमें क्या हुआ, जेनॉन में +2 से 0 हो गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ इनमें। और ऑक्सीजन में क्या था, -2 से 0 हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर। तो देयरफॉर इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, जैसा हमने कहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये इनके स्ट्रक्चर जो है हम थोड़ी देर बाद आकर देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6। तो XeF4 में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें जेनॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और XeO3 मतलब जेनॉन ट्राइऑक्साइड मिलेगा। देखते हैं। तो अब हम आ जा रहे हैं ऑक्सीजन, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड में, जहाँ जेनॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बन रहा है। कैसे बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 गिव्स XeO3 और XeF6 का भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे XeO3 मिलता है। दोनों में ही XeO3 मिलता है। कैसे, देखिए टेबल से ही याद हो जाएगा, हमने अभी देखा था। देखिए इनका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब हो रहा है तो XeO3 मिल रहा है, इनका भी जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो XeO3 मिल रहा है। ठीक है ना, इनमें और ये जेनॉन और ऑक्सीजन में मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन है, ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो भी देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर XeF4 + H2O, इनके संग मिलाकर हमें जेनॉन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, HF मिल रहा है और XeO3 मिल रहा है, जिसे जेनॉन ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं। ओके, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जेनॉन का देखिए पहले था ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +4, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीजन का अब देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर था पहले -2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इनकी बात करें, ये वाला XeF6, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, फिर से जेनॉन ट्राइऑक्साइड मिल रहा है और HF मिल रहा है, दो ही कंपाउंड मिलेंगे। देखिए XeF6 ये रहा, हमने अभी किया था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस XeF6 का, तो हमें दो कंपाउंड मिलेगा HF एंड XeO3, और ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर XeO3 और HF मिल रहा है। क्यों नॉन रेडॉक्स है, यहाँ पर जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, यहाँ पर भी जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, यहाँ पर ही लिटरेचर लिखा है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे, यहाँ पर +4 था, +4 से ऑक्सीडेशन होकर +6 बन रहा है, और इस +4 से रिडक्शन होकर ये 0 भी बन रहा है। देखिए ये 0 भी बन रहा है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली हमारा जेनॉन का रिडक्शन भी हुआ, और यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही तो ऑक्सीडेशन कहते हैं।
तो +4 से +6 हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और +4 से 0 हुआ दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसे रिडक्शन कहते हैं। तो इनका रिडक्शन हो गया। दोनों ही साइमल्टेनियसली जब होता है तो इसे हम डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। नंबर 2, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी है कि यहाँ पर ये देखिए XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ भी +6 था, यहाँ भी +6 है। तो ये दोनों बातें हमने पहले ही पढ़ रखी थी, ये हमने देख लिया। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आ रहे हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस किनका किनका होगा फिर से देख लेते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस सिर्फ XeF4 का और XeF6 का होता है, 2 का नहीं होता। और 4 का जब होता है तो ये दो कंपाउंड बनाते हैं HF और XeOF2 देख लेते हैं। देखिए जब ये XeF4 का हो रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर ZeOF2 और HF, इसे कहते हैं जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। पार्शियल कैसे समझ रहे पार्शियल हो रहा है, जैसे हमने कहा यहाँ पर जेनॉन और फ्लोरीन का अभी भी जैसे यहाँ बॉन्ड था ना, ऐसे यहाँ भी अभी भी बॉन्ड है जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में, बिल्कुल जेनॉन और फ्लोरीन अलग नहीं हो गया। लेकिन आप जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो देखिए यहाँ जेनॉन फ्लोरीन का कंपाउंड था, बॉन्ड था। अब यहाँ जेनॉन और फ्लोरीन आपस में तो कहीं पर कंपाउंड नहीं बना रहे, बॉन्ड नहीं उनके बीच में, बिल्कुल अलग होंगे, जेनॉन अलग फ्लोरीन अलग। इसे ही कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये भी रेडॉक्स नहीं है, क्यों? देखिए यहाँ पर भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 था और यहाँ भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ये हमने देख लिया। और फिर जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे XeF6 का तो हमें 2 कंपाउंड मिलेगा, एक है XeOF4 जिसे हम कहते हैं जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, और एक है XeO2F2 जिसे हम कहते हैं जेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। दोनों ही नॉन रेडॉक्स है। तो 2 रिएक्शन है, एक है XeOF4, एक है XeO2F2। देख लेते हैं, अभी हमने यहाँ पर भी वही लिखा था। जब XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो 2 कंपाउंड हमें अलग अलग बनेंगे, एक है XeOF4, एक है XeO2F2। दोनों ही नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसे हम कहते हैं जेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। ओके, और HF तो सब में ही मिल रहा है हमें, और दोनों ही नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर भी +6 था, यहाँ पर भी +6 है, तो नॉन रेडॉक्स। यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, तो ये नॉन रेडॉक्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पर पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हमने जो जो कंपाउंड्स पढ़ा है उनके शेप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं, यहाँ पर इनके शेप देखते हैं। यहाँ पर हमने जब ये कंपाउंड पढ़ा था जेनॉन फ्लोरीन के कंपाउंड्स, तो 3 कंपाउंड्स बनेंगे, XeF2, XeF4, XeF6। तो इनके शेप ऐसे है। देखिए ये हमारा है XeF2, ये देखिए क्या शेप है, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। तो अगर मैं शेप और ज्योमेट्री में यही डिफरेंस है कि शेप में हम लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, या कहीं साइड में लिख देता हूँ कि शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पेयर। और ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं। तो इनका अगर शेप देखें तो ये एक ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन में शेप है, तो इनका शेप लीनियर है। ये सारे शेप है, ऊपर जो दिया है ये सारे शेप है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इनका ज्योमेट्री क्या होगा, 1 2 3 ऐसा, और एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब है कि ये बेस जो है ट्राइंगल है, और ऊपर एक पिरामिड बन सकता है और नीचे एक पिरामिड बन सकता है, ठीक है ना। पिरामिड मतलब समझ रहे हैं ना, ये एक बेस ट्राइंगल का बेस है, ये एक प्लेन पे है, इस प्लेन के ऊपर की साइड एक लाइन है और नीचे की साइड एक लाइन है। तो ये ऐसा देखूँ मैं, ये ऐसा, ये ऐसा, एक ट्राइंगल बेस है, इसके ऊपर पिरामिड बने अगर तो ऐसा बनेगा, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, मतलब एक ऐसा पिरामिड बन रहा है जिनका बेस ट्राइंगल है। ये ऊपर की तरफ बना, ऐसे नीचे की तरफ भी बन सकता है। तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, 2 पिरामिड बन सकता है। तो ये इनका ज्योमेट्री। यहाँ पर अगर आ जाऊँ तो इनमें देखिए ये है XeF4, तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन के संग ये Xe बॉन्ड बना रहा है, ये हमारा Xe है, ये एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इस फ्लोरीन के संग यहाँ,
एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ये एक प्लेन पे है इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है कि एक प्लेन पे है ऐसा। ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं ये एक प्लेन पे है। ओके, अब इस प्लेन के ऊपर की तरफ एक लोन पेयर है और नीचे की तरफ एक लोन पेयर है। ओके, तो अगर मैं सिर्फ जब जो शेप की बात करूँगा तो सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करूँगा। बॉन्ड पेयर को देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, जस्ट एक स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, एक स्क्वायर प्लेन है, तो ये हमारा शेप हो गया। ज्योमेट्री की बात करूँगा तो एक ऐसा पिरामिड बनेगा जिनका बेस स्क्वायर है। ऊपर से अगर मैं देखूँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक ऐसा पिरामिड बन रहा है जिनका बेस स्क्वायर है। और नीचे से भी एक ऐसा पिरामिड बन सकता है जिनका बेस स्क्वायर हो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये इनका शेप हो जाएगा, सॉरी ज्योमेट्री हो जाएगा। शेप है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते। ओके, ये वाला है XeF6। यहाँ पर जेनॉन के संग फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर अब ऐसा आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये चारों ही एक प्लेन पे है और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसे कहते हैं। इनके हेड पे एक हमारा लोन पेयर है। ओके, इसको इतना ही समझ के रखते हैं। अब यहाँ पर हमने जब ऑक्सीजन के संग फ्लोरीन का ऑक्सीजन के संग जेनॉन का जब कंपाउंड पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा था XeO3। ये कंपाउंड हमने पढ़ा जो बिल्कुल जेनॉन और ऑक्सीजन के साथ ही है और कुछ भी इनमें नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़ा था XeOF2, है ना, कहाँ पढ़ा था, ये वाला देखिए यहाँ पर XeOF2। ये जब पार्शियल एनालिसिस ऑफ XeF4 हो रहा है, और जब पार्शियल एनालिसिस ऑफ XeF6 हो रहा है तो और दो कंपाउंड है XeOF4 और XeO2F2, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, XeOF4 और एक है XeO2F2। तो इतने सारे कंपाउंड्स हमें जेनॉन ऑक्सीजन के मिलेंगे। ये वाले सिर्फ हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे मिलता है, बाकी सब पार्शियल हाइड्रोलिसिस में मिलते हैं। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 करने पे मिलेगा और ये हमें मिलेंगे दोनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 के करने पे। ओके, अब इनका शेप कैसा है ये सब देख लेते हैं। तो XeO3 का शेप ऐसा है, देखिए XeO3, ये हमारा पिरामिड है एक, ऐसे ही समझिए इसे कि ये पिरामिड है जिनका बेस ट्राइंगल है, मतलब 3 उनका बेस है, 1 2 3 ऐसा ट्राइंगुलर बेस है। ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड है और उसके सर पे एक यहाँ पर टॉप है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा पिरामिड बन रहा है। ये पिरामिड के टॉप पे कौन है, जेनॉन है, और पिरामिड के ये 3 कॉर्नर पे कौन है, ऑक्सीजन। तो एक ऐसा पिरामिड बन रहा है जिनका बेस ट्रायंगल है, तो इनका नाम है पिरामिडल। ओके, इसे ट्रायगोनल पिरामिडल भी कह सकते हैं। ओके, ये लोन पेयर को हमने छोड़ दिया यहाँ पर। कब, शेप बनाते वक्त लोन पेयर को नहीं लिखते। तो ये सब जो है शेप है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ, ज्योमेट्री की बात करूँ, तब तो ये वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनका मतलब सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम के 3 लेग नीचे की तरफ और एक हेड ऊपर की तरफ, जैसा हम कार्बन में करते थे, एक कार्बन के ऊपर एक और नीचे ऐसे 1 2 3 लेग रहते थे। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। ट्राइपॉड के 3 लेग हैं, ये उनका बॉडी है और ये उनका हेड है ऐसा। तो वैसे ये टेट्राहेड्रल तब हो जाएंगे। तो इनका शेप जो है ये ट्रायगोनल प्लेनर है, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रॉन ऐसे कहते हैं। ओके, जब XeO4 की बात करें तो ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर नीचे एक लोन पेयर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऑक्सीजन है। एक X सेंट्रल एटम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के संग और 4 फ्लोरीन। तो ये सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन और ये 4 फ्लोरीन, और नीचे में हमारा लोन पेयर है जेनॉन का। लोन पेयर को अगर कंसीडर नहीं करें तो क्या दिख रहा है, एक ऐसा पिरामिड बन रहा है जिनका बेस क्या है, स्क्वायर है, और ऊपर ये हेड है। यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊँ तो एक पिरामिड बन रहा है जिनका बेस स्क्वायर है, और एक ही साइड पिरामिड बनेगा, दूसरे साइड नहीं बनेगा, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल है, बाई पिरामिडल नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल। ओके,
लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात करूँ तो इसे भी कंसीडर करूँगा, मतलब यहाँ भी एक लाइन होगा ऐसा और नीचे से फिर एक पिरामिड बन सकता है, तो इनका ज्योमेट्री होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो हमने जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे उनके शेप को भी पढ़ लिया। ये शेप हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दो कंपाउंड के हमने शेप पढ़ा है, एक इनका हमने शेप देखा है और एक हमने इनका शेप देखा है। इनका शेप हमें क्या दिख रहा है, इनका शेप हमें दिखा ट्रायगोनल पिरामिडल और इनका शेप हमें दिखा स्क्वायर पिरामिडल। ओके, अब नोबल गैसेस की यूजेस पे आ जाते हैं। तो हीलियम का यूज़ होता है बलून में, हमें पता है हीलियम बलून हम कहते हैं, हीलियम बलून में हीलियम भर देते हैं और फिर वो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग हाइट से में अलग अलग जगह को ऑब्जर्व किया जा सकता है हीलियम बलून से, तो बलून भरने में काम आता है। साथ में इन गैस फॉर्म कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ये काम आता है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे कूलिंग करने के लिए गैस चाहिए, तो ये हीलियम यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम का तो हमने देखा ही है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है, 4.2 केल्विन, इतना ही इनका बॉइलिंग पॉइंट है। इतने कम टेम्परेचर में ये बॉयल करने लगते हैं, मतलब ये गैस की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, तो ये कूलिंग करने में काम आता है। साथ में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस भी जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो ये बहुत ठंडा हो जाते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो इसे हम यूज़ करते हैं कूलिंग के प्रोसेस में। तो वही बात यहाँ लिखा है कि लिक्विड हीलियम, जब लिक्विड हीलियम कब बनेगा, जब 4.2 केल्विन से भी कम टेम्परेचर हो तभी लिक्विड हीलियम बनेगा, क्योंकि ये तो 4.2 केल्विन में ही बॉयल करने लगता है, तो उससे नीचे ये लिक्विड होंगे। तो लिक्विड हीलियम मतलब ऐसा एक सब्सटेंस बनेगा जो 4.2 केल्विन से भी कम है, तो दैट इज़ यूज फॉर क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एक ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पर हम बहुत लो टेम्परेचर में डील करते हैं फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक साइंस लो टेम्परेचर में डील किया जाता है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए या कोई चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, एम्ब्रायो प्रिजर्व करने के लिए, एग प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्व करने के लिए, कोई वायरस या बैक्टीरिया के स्ट्रेन को प्रिजर्व करने के लिए हम क्रायोजेनिक साइंस की स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम लिक्विड हीलियम का यूज़ करते हैं। साथ में लिक्विड हीलियम का यूज़ मैग्नेट बनाने में भी होता है, ऐसे मैग्नेट जो हमें NMR और MRI में काम आते हैं। NMR मतलब हुआ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और MRI मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इन दोनों के काम के लिए जो मैग्नेट बनेगा उनमें भी हमें हीलियम का यूज़ होता है। और ये हीलियम यूज़ होता है एज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन ड्राइविंग एपरेटस, तो बिकॉज इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई डाइवर जो डीप वाटर में डाइव करते हैं, वो तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट करने के लिए, जिनमें ऑक्सीजन भरा रहता है या एयर रहता है, इसे डाइल्यूट करने के लिए इनके साथ हम हीलियम भी मिला देते हैं। अब ये जब इनहेल करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी इनहेल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी इन ब्लड वेरी लो है, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। जब ये ऑक्सीजन और हीलियम मिला हुआ एक गैस को इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा है, वो ब्लड में मिल जाएंगे, और हीलियम की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो ब्लड में डिजॉल्व ही नहीं होंगे। तो जब इनके ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन है तो ये जब सरफेस के ऊपर आएंगे तो इनको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर यही हीलियम की जगह पहले नाइट्रोजन भरा जाता था, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में काफ़ी ज़्यादा है, तो जब ये डाइवर डेप्थ से जब पानी के बहुत नीचे से उठकर ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है। और हमें वो लॉ से पता है, कौन सी लॉ से, हेनरी लॉ से, कि अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये व्यक्ति जब पानी के बहुत अंदर हाई प्रेशर में नाइट्रोजन गैस को इनहेल कर रहे थे, तब इनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो गए थे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। जब ये व्यक्ति अब सरफेस पे आए तो प्रेशर कम हो गया, तो जो ज़्यादा सॉल्युबल नाइट्रोजन उनके ब्लड में थे वो अब बबल बन कर बाहर आने की कोशिश करेंगे, और जब ये बबल बनकर बाहर आएंगे तो उनके ब्लड में हो जाएगा बबल,
जिनसे उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस कारण से हम ऐसे एक गैस को यूज़ करते हैं जो ब्लड में डिजॉल्व ही ना हो, ब्लड में घुले ही नहीं, चाहे वो हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो। क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम है, हम इस गैस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं, ना कि अब नाइट्रोजन मिलाते हैं। ओके, और क्या यूज़ है हमारे नाइट्रोजन की? यूज़ है डिस्चार्ज ट्यूब में और फ्लोरेसेंट बल्ब में। तो ये जो ट्यूबलाइट या कॉम्पैक्ट CFL जिसे कहते थे, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, तो उन सब में हम जो गैस यूज़ करते हैं नियॉन गैस यूज़ करते हैं। साथ में नियॉन बल्ब इज़ यूज इन बोटानिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउसेस, वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं अलग अलग कलर के बल्ब बनाने के लिए, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ऐसे ऐसे लाइट, येलो कलर के, पिंक कलर के लाइट बनाने के लिए भी नियॉन यूज़ करते हैं। फिर आर्गन इज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी आर्गन यूज़ होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, हमारा आर्गन बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, किसी के संग रिएक्ट नहीं करेगा। मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेस, तो ये सब काम के लिए हम आर्गन को यूज़ करते हैं। और जेनॉन और क्रेप्टॉन इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पसेस, ये भी लाइट के बल्ब में यूज़ होता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसके चारों तरफ तो गैस भरा रहता है, इनर्ट गैस। हमने बल्ब जब भी देखा है तो बल्ब के अंदर ऐसा फिलामेंट दिखता है, और ये पूरा बल्ब एक सील रहता है ग्लास में, और फिलामेंट ऐसे बाहर रहते हैं। इसे अगर हम वोल्टेज देंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन बर्न नहीं करता, जलता नहीं है। इसी बल्ब में अगर छोटा सा एक छेद कर दे और हमारा बाहर का ऑक्सीजन और गैसें यहाँ चले जाए, तो जैसे ही करंट में सप्लाई दूंगा ये बर्न हो जाएगा। ये ऐसे इन जनरल बर्न क्यों नहीं करता? क्यों बर्न करने के लिए इसे चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ये पूरा इनर्ट गैस से भरा है। यहाँ पर ऐसे एक गैस से भरा है जो गैस रिएक्ट ही नहीं करता, बिल्कुल डिसोसिएट नहीं करता, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो। देयरफॉर ये ग्लो करेगा लेकिन बर्न नहीं करेगा, इसी को बल्ब कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस? क्यों? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18 हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स completely filled and therefore react with a few elements only, that is oxygen and fluorine, under certain conditions, therefore they are known as noble gases। तो इनका वैलेंस शेल ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते या बहुत कम एलिमेंट के संग रिएक्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की फ्लोरीन, सो दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। वाई? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट का कारण ये है कि दे आर मोनो एटॉमिक, हैविंग नो इंटर एटॉमिक फोर्स एक्सेप्ट वीक डिस्पर्सन फोर्स, देयरफॉर दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, हेंस दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर आता है, डज हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 लीड्स टू रेडॉक्स रिएक्शन? तो इनका क्या आंसर होगा बताइए आप। दो थे ना, एक था तीन थे। एक है FeF2 XCF2, एक है XCF4 और एक है XeF6। इनका तो सिर्फ कंप्लीट होता है और रेडॉक्स होता है। इनका कंप्लीट और पार्शियल दोनों होता है, कंप्लीट और पार्शियल दोनों होता है। कंप्लीट वाला रेडॉक्स है, पार्शियल वाला नॉन रेडॉक्स है। और इनका कंप्लीट और पार्शियल दोनों होता है, कंप्लीट वाला नॉन रेडॉक्स है, पार्शियल वाला भी नॉन रेडॉक्स है। और पार्शियल में तो दो तरीके के कंपाउंड हमें मिलते हैं, एक है XeOF2 और एक है F4 और एक है XeO2F2। ये दो कंपाउंड हमें इसमें मिलता है। इनमें हमें क्या मिलता था? इनमें मिलता था XeOF2, शायद मैं गलत लिख दिया। इनमें कंप्लीट में हमें मिलता था XeO3, इनके कंप्लीट पे भी मिलता था XeO3, इनके पार्शियल में हमें मिलता था XeOF2 और इनमें हमें मिलता था XeO2 ऑक्सीजन और HF। तो जैसे मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया फट से, ऐसे ही आपको ये सारे याद रखने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है अभी हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है।
तो इसके हाइड्रोलिसिस चाहे कंप्लीट हो या पार्शियल हो, दोनों में ही ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बना रहे हैं। देखिए ये नॉन, ये नॉन, ये भी नॉन, यहाँ पर एक रेडॉक्स है, यहाँ पर एक रेडॉक्स है कंप्लीट वाले में, ठीक है। तो यही बात लिखी है, नो नाइदर कंप्लीट नॉर पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 लीड्स टू अ रेडॉक्स रिएक्शन। द प्रोडक्ट इन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब FeX6 का होता है तो क्या मिलता है, XeO3। देखिए मैंने अभी यहाँ पे ब्लू से लिखा है XeO3, तो ये मिलता है और साथ में HF मिलता है। HF साब में ही मिलता है, हमने देखा था ना, HF सारे में अवेलेबल है। दिखाता हूँ फिर से, यहाँ देखिए जो हाथों से लिखा गया था, यहाँ पर देखिए HF सारे में अवेलेबल है, ये HF 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 HF, तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो मेन कंपाउंड है वो यहाँ XeO3, यहाँ भी XeO3 कंप्लीट वाले में, ठीक है। यहाँ पर F रहेगा ही नहीं, ये दोनों में देखिए जो पार्शियल है उनमें F रहेगा, जो XeF4 है उसमें XeOF2 है, जो XeF6 है उसमें XeOF4 और XeO2F2, दो रिएक्शन होते दो। ये नॉन रेडॉक्स, नॉन रेडॉक्स, नॉन रेडॉक्स, 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 तो इनके बारे में पूछ रहा है। तो इनका कंप्लीट होने पे XeO3 मिलता है जो नॉन रेडॉक्स है, और ये पार्शियल होने पे XeO4 या XeO2F2 मिलता है, दोनों ही नॉन रेडॉक्स है। देयरफॉर इनका रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, नॉन रेडॉक्स ही है। तो वही हमें आंसर में लिखना है। द प्रोडक्ट इन द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 आर XeO3 and HF, where oxidation state of all the elements remains same as that in the reactant stage। तो जस्ट वही बातें हैं, यहाँ पे फिर से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, यहाँ पर भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +6। बाकी का भी देखिएगा, फ्लोरीन का भी -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। देयरफॉर इट इज ए नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की। देखिए ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करूँ तो XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने पे हमें क्या क्या मिलता है, XeO4 और XeO2F2, ठीक है। यहीं पर वो लिखा है, तो ये चीज़ें हमें मिलती है। द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज दिस एंड दिस। देख लेते हैं, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक बार हमें ये मिला XeO4 और दूसरी बार हमें मिला XeO2F2। ये यहाँ भी किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर +6 था, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 था, यहाँ भी +6 है। दूसरे के भी कंपेयर किया, फ्लोरीन का -1, यहाँ भी -1, हाइड्रोजन का +1, यहाँ भी +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ भी -2, तो सब सेम है। इधर पे भी और सारे के ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो दोनों में से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन है कि वाई हीलियम इज यूज्ड एज डाइविंग एपरेटस। जब हमने इतने डिटेल में डिस्कस किया था, एयर इन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड फॉर डीप सी डाइविंग इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम गैस। उस एयर को हम डाइल्यूट करते हैं हीलियम गैस डालकर, बिकॉज इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस। ये जो हमने बात की थी ना, जो सरफेस पे आएंगे तो हमारे ब्लड में बबल बनने लग जाएंगे। अगर जो गैस मैंने इनहेल किया है प्रेशर में आकर, मतलब सी के अंदर जाकर, जब हाई प्रेशर था वहाँ पर जो गैसेस मैंने इनहेल किया था, जो गैस मेरे ब्लड में डिजॉल्व हो गए थे, जब मैं सरफेस में आऊँगा तो मेरे ब्लड से वो गैस बबल बनकर बाहर आने लगेंगे, ठीक है। उसे ही हम कहते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। अंदर था तो कंप्रेस हो रहे थे, जब सरफेस पे आया तो डिकम्प्रेशन हो रहा है, और उस डिकम्प्रेशन के कारण हमें सिकनेस लगेगा, हमें अच्छा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, तो उसे कहते हैं बेंड्स। ये एक प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। तो इसके रिस्क को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस, दैट इज कॉल्ड बेंड्स। इट इज ऑल्सो इनर्ट एंड लेस डेंस एंड यूज टू ईजी टू ब्रीथ। तो ये इनर्ट भी है, हल्का भी है और इजी टू ब्रीथ भी है, इसलिए हम हीलियम को यूज कर लेते हैं। वाई हैज़ इट बीन डिफ़िकल्ट टू स्टडी केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन। तो हमने इतना कुछ बात किया, लेकिन हमने रेडॉन मतलब आर्यन जो था हमारे लास्ट गैस इस नोबल गैस फैमिली में, उनके बारे में हमने ज़्यादा स्टडी नहीं किया। कारण क्या है कि रेडॉन इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विथ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ विच मेक इट्स स्टडी वेरी डिफ़िकल्ट। इनका शॉर्ट हाफ लाइफ बहुत कम है, हाँ मतलब हाफ लाइफ बहुत कम है। इनका हाफ लाइफ 3.8 डेज़ का है। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने रेडॉन को निकाल के रखा है, ठीक है, यहाँ पर रेडॉन के 100 एटम्स हैं, ओके, मैंने इसे छोड़ दिया, 3.8 डेज़ में क्या होगा, रेडॉन के 100 एटम्स बन जाएंगे 50 एटम्स,
बाकी 50 एटम्स वो डिके हो जाएंगे, मतलब टूट कर कुछ और बन जाएंगे। जैसे हमने बिगनिंग में पढ़ा था ना कि रेडॉन कैसे बनता है, रेडियम के डिके से बनता है, रेडॉन प्लस हीलियम, ऐसा हमने देखा था ना। रेडियम टूटकर रेडॉन प्लस हीलियम बना रहे थे, दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने देखा था, ये देखिए हमारा ये रेडियम था, ये रेडियम टूटकर रेडॉन और हीलियम बना रहे थे, ये तो इसे कहते हैं डिके। ऐसे ही हमारा रेडॉन जो है ये भी डिके हो जाता है, और इनका डिके होने का टाइम बहुत कम है, 3.8 डेज। तो 3.8 डेज में ही ये डिके होकर कुछ और बन जाएंगे, और हाफ डिके हो जाएंगे, इसलिए उनको हाफ लाइफ कहते हैं। तो ये रहा कि इनका हाफ लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है, ये 3.8 डेज में 50 हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स इनके, और 3.8 डेज में बाकी के 8 डेज में ये 25 हो जाएंगे, फिर बाकी के 3.8 डेज में ये 12.5 हो जाएंगे। तो ऐसे करके इनका डिके होने लगता है इतना फास्ट, तो इनका स्टडी करना बहुत मुश्किल है। यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो इसके साथ हम ये ग्रुप 18 के जो नोबल गैसेस है इनके भी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।